वेलकम बैक क्लास। पिछली क्लास में हमने 7 चैप्टर के परमाणु सिद्धांतों के बारे में कुछ चर्चा शुरू की थी। उस चर्चा में हमने 3 दार्शनिकों के सिद्धांत और जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो था उनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ कि परमाणु जो है वो एक धनावेशित गोला है। परमाणु क्या है? एक धनावेशित गोला है। गोला का मतलब जैसे हमारी गेंद होती है, बॉल, उसकी तरह है, जिसका आकार जो है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर के क्रम का होता है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसी तरीके से 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है? 10⁻⁻10 मीटर। इस आकार का क्या होता है? परमाणु का आकार इस आकार का होता है, और जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है समान रूप से, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं? रैंडमली, जिसको क्या कहते हैं आप, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा उसका। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वितरित होते हैं। किसमें? परमाणु क्या है? एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में बिखरे हुए होते हैं। पहली बात तो ये थी। चलिए, उसके बाद अगली बात क्या है? इस जे थॉमसन के मॉडल को दूसरा नाम दिया गया एक प्लम पुडिंग मॉडल। क्या कहा गया इसको? प्लम पुडिंग मॉडल। क्या मतलब हुआ इस प्लम पुडिंग मॉडल का? थॉमसन ने जो है एटम के आकार को, इसको कंपेयर किया किससे? क्रिसमस केक। इसके साथ इसकी संरचना को ऐसे बताया कि जब उन्होंने क्या किया, तुलना की। क्या किसकी तुलना की? थॉमसन ने तुलना की। किसकी? परमाणु की। परमाणु के आकार की, परमाणु की व्यवस्था की तुलना की। किससे? क्रिसमस केक से। क्रिसमस केक से कैसे? जैसे केक के अंदर क्या होता है? नीचे कुछ बेस होता है और ऊपर से हम उसमें कुछ चेरी या कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसको ऊपर डेकोरेट करने के लिए हम डालते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि ये जो एटम होता है, एटम में क्या होता है? एटम का जो ये बेस पास हो, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो जो बिखरा हुआ होता है, उसको तो हम कहते हैं पुडिंग, ठीक है। और ये जो रैंडमली कहीं भी बिखरे हुए होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं हम इनको? इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात? और ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरह है? प्लम की तरह। किसकी तरह है? प्लम की तरह। प्लम पुडिंग से कैसे कंपेयर किया कि भाई इस थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, और उसमें उसकी तुलना किससे की गई है? क्रिसमस केक से उसकी तुलना की गई है, जिसमें जो बेस होता है, जो धनावेशित पार्ट है, ठीक है, वो क्या है? पुडिंग है। धनावेशित भाग वो तो क्या है? पुडिंग है। और बाकी जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या है? वो क्या है? प्लम। तो इसको क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको देखने की कोशिश करें तो ये तरबूज के जैसा होता है कुछ। तरबूज जैसे उसका जो लाल हिस्सा होता है, लाल मांसल भाग जो होता है, ठीक है, लाल मांसल भाग वो क्या होता है? धनावेशित होता है। और उसमें जो बीज होते हैं उसकी उनकी तुलना की गई है इलेक्ट्रॉन से। कैसे समझिए? जैसे आप किसी तरबूज को काटेंगे तो क्या होगा उसमें कि उसको जब तरबूज को आप काटेंगे तो उसके तो उसमें कुछ लाल भाग होगा। वो जो लाल भाग है, उस लाल भाग की तुलना किसी की गई है? उसको क्या कहा गया कि वो धनावेशित भाग है। और उसके अंदर जो बीज वितरित होते हैं, उन बीजों की तुलना किससे की गई है? इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। तो इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो ठीक है, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था कि भाई परमाणु क्या एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दूसरी बात क्या कि इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल में क्या है कि भाई इसको क्रिसमस केक की तरह ले, तो क्रिसमस केक में जो धनावेशित भाग है वो पुडिंग की तरह होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे? प्लम की तरह होंगे। अगर इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में तरबूज के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो जो लाल मांसल भाग है वो क्या हो जाएगा? धनावेशित, और जो बीजों वाला भाग है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर इसको और थोड़ा सा देखें, जैसे बूंदी के जो लड्डू होते हैं,
ठीक है, पीली बूंदी के जो लड्डू होते हैं उसमें लाल बूंदी भी डली हुई होती है बीच बीच में, तो वो जो पीली बूंदी वाला हिस्सा है, जो यहाँ जो पीली बूंदी है वो क्या है, धनावेशित भाग है, और बीच में जो लाल बूंदी लगी हुई होती है वो उसको हम किससे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो ये कुछ क्या है, इसको थॉमसन के मॉडल में क्या हुआ है कि हमने कुछ चीज़ों से उसको क्या करी, उसकी तुलना की है, उसके आकार की, उसकी व्यवस्था की हमने क्या करी है, तुलना करी है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ये वाला हिस्सा। अब इसके आगे देखते हैं हम कि तरबूज, तो ठीक है ये भी हो गया। चलिए इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि परमाणु जो है वो होता है उदासीन। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। विद्युत रूप से उदासीन होने का मतलब क्या है कि विद्युत धारा कहाँ बहती है, धारा कहाँ, जहाँ कोई आवेश होता है। तो विद्युत रूप से उदासीन होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना धनावेश है, उतना ही क्या होगा, ऋणावेश होगा। धनावेश की मात्रा बराबर होगी किसके, ऋणावेश के बराबर होगी। धनावेश की मात्रा किसके बराबर होगी, ऋणावेश की मात्रा के बराबर होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि परमाणु जो होता है वो विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। और इसका क्या मतलब हुआ कि जितना धनावेश होगा परमाणु में उपस्थित, उतना ही ऋणावेश भी उपस्थित होगा। ठीक है, चलिए ये तो 4 पॉइंट हो गए इसके थॉमसन के मॉडल के। इसके बाद क्या है कि इस मॉडल में क्या कमी रह गई, तो इस मॉडल में ये कमी रह गई थी कि ये रदरफोर्ड के मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रदरफोर्ड मॉडल क्या था कि रदरफोर्ड का जो स्वर्ण पत्र प्रयोग था, जो हमने कक्षा 9 में भी पढ़ा है थोड़ा सा, तो रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग को ये समझा नहीं सका था। तो ये इस मॉडल की क्या है, कमी है। इसको समझते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि कमी क्या रह गई, कमी या सीमा जिसको कहते हैं, जिसको हम, तो वो क्या कमी थी इसकी कि रदरफोर्ड स्वर्ण पत्र प्रयोग को यह नहीं समझा पाया, स्वर्ण पत्र प्रयोग को नहीं समझा पाया। ठीक है, ये पूरी बात समझ में आती है। थॉमसन मॉडल, पहली बात तो क्या, ये धनावेशित गोला है जिसका आकार क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। और दूसरी चीज़ क्या कि इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। और प्लम पुडिंग का मतलब क्या है कि क्रिसमस केक से हमने उसकी तुलना करी है, जिसमें जो धनावेशित भाग है उसको तो हम कहेंगे उसका पुडिंग, और इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरह, प्लम की तरह केक पर बिखरे हुए होंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि इसको हम तरबूज से भी कंपेयर कर सकते हैं। तरबूज से कैसे करेंगे कि उसका जो लाल मांसल भाग है वो क्या होगा, धनावेशित होगा, और बीजों का वितरण किसके, इलेक्ट्रॉन के समान। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, जितना उसमें धनावेश होगा उतना ही उसमें क्या होगा, ऋणावेश। और इसकी कमी क्या रह गई थी कि ये रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग को समझा नहीं पाया था। तो इसी के साथ ये हमारा जे थॉमसन मॉडल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। अब हम आगे उसके बारे में पढ़ते हैं। रदरफोर्ड स्वर्ण पत्र प्रयोग, ये पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे एक टर्म आएगी इसमें, एक अल्फा कण। अल्फा कण क्या होते हैं, जैसे हमको ये पता है कि कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो क्या बनाता है, धनायन बनाता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब वो क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। तो इसी तरीके से हीलियम के द्विधनात्मक आयन, किसके, हीलियम के द्विधनात्मक मतलब 2 चार्ज, मतलब इसने क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए हैं, द्विधनात्मक आयन, ये क्या होते हैं, अल्फा कण। इनकी ऊर्जा क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ये क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं। हीलियम अल्फा कण क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं हीलियम के बारे में कुछ देखते हैं। जैसे हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो भी 2 ही होंगे।
प्रोटॉन कितने होंगे? 2 होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, अब हीलियम से हीलियम +2 बनाना है तो कैसे बनेगा? जब +2 बनाना मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा? 2 प्रोटॉन बचेंगे और 2 न्यूट्रॉन बचेंगे। तो बेसिकली 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के जो पेयर होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। हम हीलियम के द्विधनात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से हमको अल्फा कण बनाना सबसे ईजी होता है, इसलिए हम क्या करते हैं? इनको कहते हैं हीलियम के द्विधनात्मक आयन। हीलियम से इसको बनाना बहुत आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि आप हीलियम से अल्फा कण बना लें। ठीक है, तो अल्फा कण का मतलब समझ में आया? अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम के द्विधनात्मक आयन, जिसका मतलब क्या है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन या समूह। ठीक है, तो ये तो हो गए। और इनकी ऊर्जा क्या होती है? इनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी चीज अब इसमें हम पढ़ेंगे, एक शब्द और आएगा इसमें, इसको आएगा नैनोमीटर। क्या आएगा? नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? चलिए देखिए, कुछ क्या होते हैं कि जैसे हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, उसी प्रकार विज्ञान में भी कुछ उपसर्ग होते हैं जिनको लगा के हम क्या करते हैं, कुछ जैसे नंबर्स, कुछ संख्याएं होती हैं, उनको निरूपित करने के लिए हम काम में लेते हैं। जैसे 10 की घात -3 का मतलब होता है मिली। ठीक है, 10 की घात -6 का मतलब होता है माइक्रो। ठीक, 10 की घात -9 का मतलब होता है नैनो। 10 की घात -12 का मतलब होता है पीको। 10 टू पावर -15 का मतलब क्या होता है? फर्मी। ठीक है, तो अब क्या होगा? जहां कहीं भी ये लिखा हुआ होगा उसका मतलब क्या है कि इनका मतलब, इन शब्दों का मतलब क्या होगा? ये संख्याएं इन शब्दों का मतलब होगी इस। ठीक है, और इसी तरीके से, जिस तरीके से ये मतलब ये नेगेटिव है सारे, ऋणात्मक है, इसी तरह धनात्मक भी चलता है। इसमें धनात्मक में 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है? किलो। ठीक है, 10 की घात 6 का मतलब क्या होता है? मेगा। 10 की घात 9 का मतलब क्या होता है? गीगा। 10 की घात 12 का मतलब क्या होता है? टेरा। और 10 की घात 9 का मतलब क्या होता है? पेटा। ठीक है, तो जहां कहीं भी ये शब्द लिखे हुए होंगे, उन संख्याओं का संख्यात्मक मतलब क्या होगा? इस तरीके से लिखा जाएगा। इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। जैसे हमने लिखा 1 किलोग्राम, ऐसे भी लिखते हैं 1 kg, इसको लिखते हैं। तो इस के का मतलब क्या हुआ? किलो का मतलब क्या होता है? 10 की घात 3। तो ये क्या होगा? 1 गुणा 10 की घात 3। जी मतलब क्या? ग्राम। तो ये क्या हो गया? 1000 ग्राम। हमको पता है 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं? 1000 ग्राम। तो बस सिंपल सी बात है। तो किलो शब्द का मतलब क्या होता है? 1000, 10 की घात 3। इसी तरीके से बाकी सारे भी काम में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे काम में आ रहा है क्या? नैनो। एक नेगेटिव वाला भी समझ लेते हैं। जैसे हमने लिए यहाँ पे 1000 मिलीलीटर। ठीक, 1000 मिलीलीटर का मतलब क्या हुआ? 1000 तो 1000 ही है, और मिली का मतलब क्या हो? 10 की घात -3 गुणा लीटर। ठीक है, तो ये क्या होगा? 10 की घात 3 गुणा 10 की घात -3 लीटर। और क्या हो जाएगा? आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो 3 - 3 लीटर। ये क्या होगा? 10 की घात 0 लीटर। हमको क्या पता है कि किसी की भी घात 0 हो उसका मान कितना होता है? 1। तो ये क्या हो गया? 1 लीटर। ठीक है, तो एक लीटर में कितने मिलीलीटर हुए? 1000 मिलीलीटर हुए। ये बात समझ में आती है? चलिए, तो ये तो कुछ प्रीफिक्स का था, ये नोट्स में मेंशन नहीं है, आप चाहो तो इनको लिख लो। ये थोड़ा कैलकुलेशन में काम में आएगा। कहाँ पे काम में आएगा? फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वहाँ काम में आएगा। और एक ये नैनोमीटर शब्द यहाँ पे है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो नैनो का मतलब क्या होता है? 10 की घात -9। तो यह मीटर है तो मीटर लगा दिया। अच्छा, इससे पहले हमने पिछले वो थॉमसन का मॉडल पढ़ा था, उसमें लिखा था हमने एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब क्या होता है? 10 की घात -10 मीटर। ये बाकी सब तो क्या, ये सब जनरलाइज्ड है। मतलब आप किसी मिलीलीटर, किलोमीटर, किसी में मतलब
किसी भी भौतिक राशि के साथ काम में ले सकते हैं, लेकिन ये एंगस्ट्रॉम जो है ये फिक्स है, केवल ये लंबाई के लिए ही है। तो एक एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होगा, 10 मीटर फिक्स है ये, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। इनके पीछे की आप इकाई चेंज कर सकते हैं, इसको जैसे किलोमीटर कह सकते हो, किलोग्राम कह सकते हो, और भी जो कोई इकाइयाँ आप काम में लेना चाहो। तो एंगस्ट्रॉम में तो फिक्स है, ये बाकी सब क्या है, ये परिवर्तनशील है, इनको आप किसी के अपनी व्यवस्था के हिसाब से चूज कर सकते हो। तो ये कुछ दो शब्दों के बारे में पढ़ा हमने, एक तो पहला था अल्फा कण और दूसरा क्या था, नैनोमीटर। अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम के द्विधनात्मक हैं जिनकी ऊर्जा क्या होती है, बहुत अधिक, और नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। चलिए ये हो गया। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का स्वर्ण प्रयोग। रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल था, उस परमाणु मॉडल में क्या करा उन्होंने कि उन्होंने एक तो ली स्वर्ण पत्र। स्वर्ण पत्र का मतलब क्या है, सोने की पतली पन्नी ली, सोने की पतली पन्नी। ठीक बात। अब क्या है, सोने की पतली पन्नी से क्या करा उन्होंने, जैसे सोने की पतली पन्नी कितनी ली, इस सोने की, ये कितनी पतली थी, इस सोने की पतली पन्नी का आकार था 100 नैनोमीटर, nm, नैनोमीटर। ठीक है, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, चलिए इस सोने, ये कितनी मोटी थी, 100 नैनोमीटर जितनी पतली थी। अब 100 नैनोमीटर होता क्या है, इसको नैनो को हम अगर बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100, और ये क्या, नैनो का मतलब -9 और ये मीटर, तो ये क्या हो गया 10⁻² गुणा 10⁻⁹ मीटर। तो ये क्या आ गया, आधार समानों के घाते जुड़ जाएंगे, 2 - 9 कितना जो -7, तो 10⁻⁷ मीटर। इसको एक बार इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि ये आकार कितना छोटा हो सकता है। जैसे देखिए 10⁻⁷ मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर की जगह लिख सकता हूँ मैं 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया 10⁻⁷ गुणा 10⁻² सेंटीमीटर। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10⁻⁵ मीटर सेंटीमीटर। अब इसको वापस पावर नीचे ले जाते हैं, 10⁻5 मतलब 5 जीरो लगा दो नीचे, तो ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर आप अपने स्केल में देख सकते हैं, तो 1 सेंटीमीटर जो आपकी स्केल है उसमें 1 सेंटीमीटर का 1,00,000वां हिस्सा, 1 सेंटीमीटर का कौन सा हिस्सा, 1,00,000वां हिस्सा, उतनी पतली आपको क्या लेनी है, सोने की पन्नी लेनी है। समझ में आ रही बात। 1 सेंटीमीटर कितना सा होता है, आप अपनी स्केल में आराम से मेजर कर सकते हैं। तो उस 1 सेंटीमीटर को आप 1,00,000 बराबर हिस्सों में तोड़ेंगे, तो 1,00,000 बराबर हिस्से उस छोटे से, आप सोचिए कितना पतला होगा वो पन्नी कितनी पतली होगी। तो उस पन्नी पर उन्होंने क्या करा, अल्फा कणों की बमबारी की। क्या करा, अल्फा कणों की बमबारी की। समझ बात। उन्होंने क्या किया कि एक तो पहले की लिया सोने की पतली पन्नी, वो सोने की पतली पन्नी कितनी पतली थी, 10⁻⁷ मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का 1,00,000वां हिस्सा, इतनी पतली तो वो थी क्या, सोने की पतली पन्नी। और उस पन्नी पर उन्होंने क्या करा, उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की बमबारी की। क्या करा उन्होंने, उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की बमबारी की। ठीक है, अब उस बमबारी करने का फायदा क्या निकला, तो उन्होंने क्या करा कि भाई बमबारी करने के बाद क्या करा, जैसे इस थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ देखते हैं इसका, ये क्लियर कर देता हूँ मैं। चलिए, जैसे ये तो हमारा सोर्स हो गया जहाँ से अल्फा कण निकलेगा, ये बीच में हमने वो लगा दी सोने की पतली पन्नी। ठीक है, और इस सोने की पतली पन्नी के चारों तरफ क्या लगा दिया, एक पर्दा लगा दिया। ठीक है, पर्दा किस लिए लगाया अभी देखते हैं हम। ठीक है, तो होगा क्या कि यहां से तो आएंगे अल्फा कण, ठीक, यहां से क्या आ रहे हैं, अल्फा कण आ रहे हैं। ये क्या है, अल्फा कण स्रोत, यहां से क्या आ रहे हैं, अल्फा कण आ रहे हैं, इन अल्फा कणों की बमबार्डिंग करी। तो अब क्या हुआ कि ये अल्फा कण जब आएंगे तो ये किसी चीज़ से, ये कोई चीज़ है, अब इससे टकराएंगे तो कहीं इधर उधर वापस जाएंगे। तो ये जहाँ कहीं टकराए और जहाँ कहीं जिस दिशा में जाए, तो उस दिशा को ज्ञात करने के लिए भाई ये किस दिशा में गए, जैसे मान लो टकरा के यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, कहीं भी आया,
तो यहाँ आएगा तो ऐसे तो दिखेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे पर्दे पर हम क्या करते हैं, इस पूरे पर्दे पर जिंक सल्फाइड ZnS क्या करते हैं, इस पूरे पर्दे के ऊपर ZnS जिंक सल्फाइड की इस पर क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। जिंक सल्फाइड का इस पर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। क्या करते हैं हम, इस पर्दे के ऊपर क्या करते हैं, ZnS जिंक सल्फाइड की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग क्यों करते हैं कि भाई जैसे ही कोई अल्फा कण आए इससे टकराकर वापस इस पर्दे पे आके लगेगा, तो इस पर्दे पर जब वापस आके लगेगा तो हमको पता चलना चाहिए ना कहाँ लगा, कि उसकी दिशा कहाँ है। तो उस दिशा को पता करने के लिए क्या होगा कि हम इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग करेंगे। जैसे ही कोई अल्फा कण यहाँ पे आके लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ फ्लैश जलेगा। फ्लैश जलता है, जैसे बिजली चमकती है तो फ्लैश होता है, उसी तरीके से एक चमक यहाँ उत्पन्न होगी। तो उस चमक को पहचान कर हम क्या तय कर पाएंगे कि अल्फा कण की दिशा कौन सी है। उस अल्फा कण की दिशा को तय करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक पर्दा होता है, उस पर्दे के ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक सल्फाइड की कोटिंग करते हैं। ये क्या है, सोने की पतली पन्नी है। ये क्या है, अल्फा कणों का स्रोत है। अब इस सोने ये तो हो गया हमारा पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि एक तो क्या है, अल्फा कणों का स्रोत है, दूसरे क्या स्वर्ण पत्र पत्नी है, और तीसरी चीज़ क्या है, एक पर्दा लगा है। पर्दे के ऊपर क्या करा हमने, जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी हुई है। ठीक है, चलिए आगे। तो ये तो हो गया इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब क्या हुआ जब इस जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी, तो चलिए ठीक है, मैं हटा देता हूँ। ये मान लेते हैं हमारे वो जो सोने की जो पतली पत्नी थी वो थी। इधर से हमारे आ रहे हैं अल्फा कण, ये आ रहे साहब अल्फा कण। अब हम देखते हैं कि जब भी हम कोई प्रयोग करते हैं तो पहले उसके प्रेक्षण लेते हैं कि भाई हम जब कोई प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं पहले कि वहाँ हमारे कुछ करने से वहाँ क्या क्या घटित हुआ। वो जो हमने प्रयोग के लिए जो भी हमने सामान जुटाया है, वो सामानों को जब उन साधनों को प्रयोग करने के बाद हम वहाँ पे क्या हुआ है, पहले हम सबसे पहले चीज़ वो देखते हैं क्या हुआ। कि जब अल्फा कणों की बमबारी करी हमने सोने की पतली पन्नी पर, ये क्या है, सोने की पतली पन्नी, इसके ऊपर जब हमने बम्बार्डिंग करी तो क्या हुआ, इधर से क्या आ रहे हैं, ये क्या है, अल्फा कण। तो उसने ये देखा कि मैक्सिमम अल्फा कण जो है वो बिल्कुल सीधे ही बाहर निकल गए, कि जैसे आए थे उसी दिशा में सीधे बाहर निकल गए। उनकी दिशा में क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, उनकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। समझ आती है बात, क्या नहीं हुआ कि जो अल्फा कण जैसे सीधे आए थे वो क्या हो गए, बिल्कुल सीधे। कुछ अधिकांश अल्फा कण, हमने लगभग 20,000 कणों की बमबारी करी, तो उन 20,000 कणों में से क्या हुआ कि अधिकांश अल्फा कण जो हैं वो बिल्कुल सीधे ही निकल गए, इनमें कोई विचलन नहीं हुआ, बिना विचलन के, या क्या कह सकते हैं हम इसको, अविचलित। ये क्या नहीं हुए, अपने पथ से विचलित नहीं हुए। इनका पथ जो था, जो बिल्कुल सीधा पथ था, उसी पथ में सीधे सीधे आगे आगे, तो इनके पथ में कोई भी विचलन नहीं हुआ। ये अविचलित हुए, सीधे ही निकल गए बाहर अल्फा कण। क्या हुआ, ये अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए, बिल्कुल सीधे ही निकल गए। क्या हुआ, बाकी क्या हुआ कि कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो टकराकर क्या हुए, कुछ कोण पर विक्षेपित हो गए, कुछ ने अपना पथ क्या करा, बदल लिया। समझ आ रही बात, ये क्या हुआ, ये भी अल्फा कण है, लेकिन ये क्या हुआ, अधिकांश तो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण क्या हो गए, विचलित हो गए, अपने पथ से कुछ कोण पर विचलित हो गए, विचलित अल्फा कण। ये भी क्या है, दोनों विचलित। समझ आई बात। तो क्या अधिकांश तो कैसे निकल जाते हैं, बिल्कुल सीधे ही निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण क्या होते हैं, कुछ कोण पर विक्षेपित हो जाती हैं, जैसे इनका पाथ तो बिल्कुल सीधा सीधा था, लेकिन ये क्या हो गए, इस पाथ से विचलित हो गए। इस पाथ से विचलित होकर कहाँ चले गए, दूसरे अपने मूल पथ से भटक गए। तो ये क्या हुआ कि अधिकांश तो सीधे निकल गए, कुछ अपने पथ से भटक गए। और 20,000 कणों में से सिर्फ एक कण ऐसा था कि जो जिस दिशा में गया, टकराकर वापस पुनः उसी दिशा में लौट आया। क्या मतलब हुआ इस बात का कि इस कण में विक्षेपण देखो, पहले ये आगे जा रहा था, तो अब ये यहाँ तो नहीं जा रहा, ये पहले ये इसको इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये घूम के वापस इधर ही जा रहे, ऐसे जा रहा। तो ये कितना हुआ, 180 डिग्री विचलित हुआ।
वापस उसी दिशा में जाने का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री विचलित हुआ। तो इसका क्या मतलब भाई, तो 3 ऑब्जर्वेशन उसने उसको यहाँ मिले कि पहला तो ये मिला कि अधिकांश अल्फा कण तो कैसे निकल गए, सीधे ही निकल गए। कुछ अल्फा कण क्या हो गए, यहाँ लिख लेते हैं, हम मेंशन कर लेते हैं, अधिकांश अल्फा कण अविचलित सीधे ही निकल गए। ठीक, दूसरा क्या पॉइंट है कि कुछ अल्फा कण क्या हुए, विचलित हो गए, और एक अल्फा कण 20,000 में से एक अल्फा कण पुनः उसी दिशा में लौट आया। ठीक बात, क्या हुआ, एक अल्फा कण क्या हुआ, पुनः उसी दिशा में लौट आया, 180 डिग्री विचलित हुआ और वापस क्या हो गया, उसी दिशा में लौट आया। तो ये तो हो गए हमारे उस के क्या हो गए, ऑब्जर्वेशन, कि भाई क्या पहले तो था हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उसमें क्या था कि अल्फा कणों का स्रोत था, फिर एक स्वर्ण पत्र पट्टिका थी, और उसके बाद क्या लगा था हमने, पर्दा लगाया था, पर्दे पे जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया था। कोटिंग क्यों किया था भाई, जैसे अल्फा कण उस पर टकराए तो हमको वहाँ पे क्या होगा, कोई फ्लैश लगेगा, वो फ्लैश हमको क्या दिखेगा, फिर वो फ्लैश जलेगा तो वो हमको दिखाई देना चाहिए कि भाई अल्फा कण की दिशा कैसी थी। जैसे उसको थोड़ा सा मैं एक बार वापस बता देता हूँ डायग्राम को जरा सा, कि उसमें अल्फा कणों की दिशा देखेंगे कैसे। जैसे ये स्रोत था और ये हमारी पट्टी थी, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये इससे टकराया तो अधिकांश तो सीधे निकल गए, तो सीधे निकलने वाले तो यहाँ आएंगे, यहाँ टकराएंगे, तो यहाँ टकराएंगे तो क्या होगा, जिंक सल्फेट की यहाँ कोटिंग रहेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लैश जलेगा। कुछ विचलित हुए तो ये विचलित हो गया, तो यहाँ पे टकराएगा तो ये क्या होगा, फ्लैश जलेगा। एक कण वापस ही चला गया तो वहाँ तो कोई फ्लैश होना ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको पार करके अल्फा कण वापस आएंगे तो क्या होगा, हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे फ्लैश लगाई देगा। तो इस फ्लैश की दिशा को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग करते हैं, और कोटिंग को इसको फिर सॉल्व करने के बाद हमको समझ में आ गया ये। उसके बाद क्या है, अधिकांश अल्फा कण तो क्या होते हैं, अविचलित निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण विचलित हो जाते हैं, और एक अल्फा कण क्या है, पुनः उसी दिशा में लौट आता है। समझ आ गई बात, चलें आगे। तो ये तो थे हमारे क्या, प्रेक्षण, हमने क्या लिए कि प्रयोग किया, प्रयोग के कुछ प्रेक्षण लिए। अब इन प्रेक्षणों से क्या है, कुछ हमने इन प्रेक्षणों से क्या करा, कुछ निष्कर्ष निकाले। इस प्रेक्षण का मतलब क्या हुआ कि भाई खाली ये अधिकांश अल्फा कण अविचलित निकल गए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी पथ, जैसे हम कहीं चलते हैं तो हम पाथ कब तक चेंज नहीं करते, जब तक रास्ते में कोई बाधा या रुकावट नहीं आती तब तक हम अपना पथ परिवर्तित नहीं करते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, जब अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गए तो इसका मतलब क्या है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे निष्कर्ष की। अभी हम निष्कर्ष पढ़ रहे हैं, हम उसके सैद्धांतिक बिंदु नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या था, उसमें पहला चीज़ पॉइंट क्या था कि अधिकांश अल्फा कण जो हैं बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं। बिना विचलित हुए सीधे निकल जाने का क्या मतलब हुआ कि अधिकांश भाग जो होता है परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो होता है खोखला। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। समझ में आती बात, क्यों ऐसे क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि क्या हुआ, अधिकांश जो अल्फा कण थे वो बिल्कुल बिना विचलित हुए सीधे ही बाहर निकल गए, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी, हमने क्या पढ़ी कि कुछ अपने पथ से विचलित हो गए, कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए। विचलित होने का मतलब क्या, विचलन होने का कारण क्या है। जैसे देखो, हमको पता है अल्फा कणों पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव तो क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। अब चूंकि ये अल्फा कण क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो दूर जा रहे हैं का मतलब क्या हुआ, प्रतिकर्षण कर रहे हैं। तो प्रतिकर्षण करने का मतलब क्या हुआ कि वहां कहीं बीच में क्या है, कहीं धनावेश है, उसी धनावेश से वो क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं। उस धनावेश से प्रतिकर्षित होकर क्या कर रहे हैं, वो अपने मुख्य पथ से, जो उनका ओरिजिनल पथ था, उस पथ से वो विचलित हो रहे हैं।
समझ में आई बात। तो क्या हुआ, कुछ अल्फा कण क्या हो गए थे, अपने पथ से विचलित हो गए थे। उन विचलित होने के परमाणु का मतलब क्या है कि परमाणु का विचलित, वो दूर जा रहे हैं। दूर क्यों जा रहे हैं, प्रतिकर्षण बल के कारण। प्रतिकर्षण बल किससे लगेगा, धनावेश से लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु के अंदर धनावेश मौजूद है। परमाणु में क्या है, धनावेश मौजूद है। परमाणु में क्या है, धनावेश मौजूद है। चलिए अगली बात क्या करते हैं हम कि तीसरी बात हमने उसमें ऑब्जर्व जो उसका प्रेक्षण पढ़ा था, उस प्रेक्षण में ये था कि 20,000 में से सिर्फ एक कण ऐसा था जो टकरा के वापस उसी दिशा में लौट आया। तो इसका मतलब क्या है कि वो जिस जगह से टकरा के आया उस जगह को नाम दिया गया नाभिक। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है वो क्या होता है, एक जगह पर केंद्रित होता है। क्या होता है, परमाणु का समस्त भाग क्या होता है, एक जगह पर केंद्रित होता है। ठीक है, और उस केंद्रित भाग को जहां पर पूरा धनावेश केंद्रित होता है उसको कहा गया नाभिक। धनावेश जो होता है वो क्या होता है, केंद्रित होता है। ठीक है, और केंद्रित भाग को क्या वो कहते हैं, नाभिक, जिसका आयतन, नाभिक का आयतन या आकार जो होता है वो होता है बहुत कम होता है। किसकी तुलना में, नाभिक का आयतन जो है वो बहुत कम होता है। किसकी तुलना में, परमाणु के आकार की तुलना में। परमाणु का आकार तो ऑलरेडी बहुत कम होता है भाई, उसकी तुलना में नाभिक तो फिर बहुत भी ज़्यादा छोटा हो गया। तो यहाँ इसको समझते हैं कि हमने भी पढ़ा था, जैसे थॉमसन मॉडल में भी हमने देखा था कि परमाणु का आकार जो है वो होता है किस क्रम का, 10⁻⁻10 मीटर क्रम, इस क्रम का होता है, एक एंगस्ट्रॉम के क्रम का होता है। उसी तरह नाभिक का आकार क्या होता है, नाभिक का आकार, नाभिक का आकार किस क्रम का होता है, ये नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर के क्रम का होता है। तो इसका क्या मतलब है, लगभग 1 लाख गुना छोटा होता है नाभिक, परमाणु से लगभग 1 लाख गुना छोटा होता है नाभिक का आकार। तो धनावेशित भाग जो संपूर्ण धनावेशित भाग क्या होता है वो केंद्रित होता है। उस केंद्रित भाग को क्या कहते हैं हम, नाभिक। और इस नाभिक का आयतन परमाणु की आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। और परमाणु का आकार क्या होता है, 10⁻⁻10 के मीटर इस क्रम का होता है। और नाभिक का आकार क्या होता है, 10⁻⁻15 के मीटर के क्रम का होता है। मतलब इसके आसपास ही इसकी कुछ व्यास अथवा त्रिज्या हम कह सकते हैं कि वो रहेगी। ठीक है, चलिए इसके आगे पढ़ते हैं हम। ये तो हो गया, हमारे निष्कर्ष हो गया। अब रदरफोर्ड ने इन निष्कर्षों के आधार पर अपने परमाणु मॉडल के कुछ सिद्धांत दिए थे। तो अब उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या सिद्धांत रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैद्धांतिक बिंदु कि रदरफोर्ड के मॉडल में सिद्धांत क्या थे। इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे कि पूरा जो पूरा धनावेश था, हमने क्या कहा कि पूरा का पूरा धनावेश क्या होता है, किसी एक बिंदु पर केंद्रित होता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान, भाई उसका भार, द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, उसका भार, वह उसका समस्त धनावेश, उसका समस्त धनावेश हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि किसी एक बिंदु पर केंद्रित होगा, केंद्रित होता है। और उस केंद्रित बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस केंद्रित होता है, उस केंद्रित बिंदु को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है या समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान है वो क्या होता है, किसी एक बिंदु पर केंद्रित होता है। और उस केंद्रित बिंदु को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि अच्छा, उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि अधिकांश अल्फा कण क्या हुए, सीधे ही निकल गए थे। तो इसका मतलब क्या है, परमाणु क्या होता है, खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। और इस खोखले का क्या मतलब है, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। तो इस खोखले का मतलब क्या है कि इसके नाभिक के, देखो एक तो पहले परमाणु हुआ, परमाणु का नाभिक हुआ। अब इस नाभिक के
के चारों तरफ ये पूरा परमाणु अपना, ठीक है। अब ये अधिकांश भाग खोखला, इस अधिकांश खोखले भाग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, वर्ताकार पथों में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। पहली बात तो क्या होती है कि समस्त द्रव्यमान है और समस्त धनावेश को हम क्या कर सकते हैं, केंद्रित मान सकते हैं, और उस केंद्रित भाग को हम क्या कहेंगे, नाभिक। और दूसरी चीज क्या है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। खोखला होने का मतलब क्या, उस खोखले स्थान में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्ष को, वर्ताकार पथों में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। इन वर्ताकार पथों को क्या कहते हैं, ये जो वर्ताकार पथ हैं, इन वर्ताकार पथों को कहेंगे हम कक्षा। इंग्लिश में इनके लिए शब्द है ऑर्बिट, ठीक है। तो परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वर्ताकार पथों में गति करते हैं, और इन वर्ताकार पथों को क्या कहते हैं, हम कक्षा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात देखते हैं हम। एक परमाणु क्या होता है, वैद्युत रूप से उदासीन। थॉमसन ने भी कहा था ये परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब क्या है कि जितना धनावेश होगा उतना का उतना क्या होगा, ऋणावेश। ये हमने थॉमसन के मॉडल में होगा पढ़ा था, धनावेश की मात्रा बराबर ऋणावेश की मात्रा, ठीक है। धनावेश की मात्रा का क्या मतलब हुआ, जितना परमाणु विद्युत रूप से क्या होगा, उदासीन होगा, और जितना उसमें धनावेश होगा उतना ही उसमें ऋणावेश होगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या भी क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। जब बराबर होगी तभी तो क्या होगा, ये क्या होंगे, विद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। अच्छा, अभी हमने सबसे लास्ट पॉइंट जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि नाभिक का आकार जो था वो बहुत छोटा था। तो नाभिक का आकार वो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि भाई नाभिक का आकार ये किस क्रम का होता है, 10 की घात माइनस 15 मीटर के क्रम का। और परमाणु का आकार क्या होता है, 10 की घात -10 मीटर, इस क्रम का परमाणु का आकार होता है। समझ में आ गई बात ये सारी। चलिए ये तो हो गया हमारे रदरफोर्ड के मॉडल के सिद्धांतिक बिंदु। नाभिक का आकार क्या होता है, परमाणु से बहुत छोटा होता है। इसको एक बार शुरू से देखते हैं हम। सैद्धांतिक बिंदुओं में पहला क्या है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो है और समस्त धनावेश जो है वो क्या होता है, किसी एक बिंदु पर केंद्रित होता है, और उस केंद्रित बिंदु को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अगली चीज़ क्या है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। तो खोखला होने का मतलब वो जो खोखला भाग है उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। वो क्या करते हैं, निश्चित वर्ताकार पथों में क्या करते हैं, वर्ताकार पथों में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और वर्ताकार पथों में चक्कर लगाने का मतलब क्या हुआ, उन वर्ताकार पथों को क्या कहेंगे, हम कक्षा कहेंगे। और उसके बाद क्या है कि परमाणु जो होता है वो विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब क्या, जितना वहाँ पे धनावेश होगा उतना ही वहाँ पे क्या होगा, ऋणावेश भी होगा। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और उसके आगे अंतिम बात क्या है कि नाभिक का आकार तो होता है 10 की घात -15 मीटर के क्रम का, और परमाणु का आकार होता है 10 की घात -10 मीटर के क्रम का होता है। ये दोनों चीज़ें होंगी, तो मतलब नाभिक का आकार परमाणु से बहुत छोटा होता है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखो एक कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि सौर मॉडल से भी कंपेयर किया गया है। सौर मंडल का जो सौर मंडल में क्या होता है कि सन जो होता है उस सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ क्या होते हैं, जो दूसरे जो भी ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इसको हम क्या सौर मंडल का प्रतिरूप भी कहते हैं। भाई क्या भाई सौर मंडल से भी कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो सौर मंडल प्रतिरूप भी इसको कहते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल को क्या कहते हैं, सौर मंडल प्रतिरूप भी कहते हैं। ये उसका दूसरा नाम है। चल ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं नाभिक के, जैसे जैसे क्या विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथों भी चक्कर लगाते हैं। और इन वर्ताकार पथों को हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, कक्षा या
ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब तक तो हमने पढ़ लिया, ये रदरफोर्ड का पूरा स्वर्णपत्र प्रयोग था। अब इस मॉडल की क्या कमियां रह गई थी, अब उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे हर मॉडल की कुछ कमियां थी, तो इसी तरीके से इस स्वर्णपत्र प्रयोग की क्या कमियां रह गई, अब उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसको क्या कहेंगे, सीमा कमी, ड्रॉबैक या लिमिटेशन जो भी कहते हैं हम इसको। तो सबसे पहली बात कि ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। क्या नहीं कर सका? ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। कैसे नहीं कर सका? जैसे देखिए, हम अगर खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, अगर हम लगातार क्रमागत रूप से चलते जाएं, लगातार चलते जाएंगे, तो खाना नहीं खाएंगे तो अंततः क्या होगा, हम कहीं थक जाएंगे और कहीं वहीं पे गिर जाएंगे। तो ऐसा ही है, अगर इलेक्ट्रॉन को कहीं से ऊर्जा मिल नहीं रही है तो वह लगातार नाभिक के एक विपरीत आवेश के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो विपरीत आवेश के अगर चक्कर लगाए तो उसकी ऊर्जा में ह्रास होगा, ऊर्जा में ह्रास होगा तो क्या होगा, जैसे देखो ये नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये चक्कर लगा रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक लगाया, दो लगाया, तीन लगाया, तीन चार। अब धीरे धीरे क्या होगा, इसकी ऊर्जा में ह्रास होगा। तो ये ऊर्जा में ह्रास होगा तो इसकी गति कम होगी, और गति कम होगी तो ये धीरे धीरे क्या होगा, नाभिक इसको अपने पास खींचेगा, और अंततः ये घूमता घूमता क्या होगा, अंततः ये आके नाभिक में विलीन हो जाएगा, जो कि असंभव है। तो परमाणु की रदरफोर्ड क्या नहीं कर सके, रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। मैक्सवेल के ऊर्जा का सिद्धांत है ये, उसमें क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या क्रमागत लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, तो ये क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो इसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, इसकी पथ का आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और पथ ये सर्पिलाकार पथ में गति करते हुए अंततः नाभिक में विलीन हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। ये इस पाथ जो ऐसा सर्पिलाकार बनना नहीं, सर्प सांप है तो होता है ऐसे, मतलब वो ऐसे घेरा बना के बैठते हैं, तो इस पथ को क्या कहते हैं हम, सर्पिलाकार पथ में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन अंततः नाभिक में आकर विलीन हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अगली चीज क्या है कि ये परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को नहीं समझा पाया। इलेक्ट्रॉन संरचना को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं किया। भाई इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था क्रम किस तरीके से होगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक रहेगा, एक से ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा, वो रहेंगे तो वो किस दिशा में गति करेंगे, वो वामाव्रत घूमेंगे, दक्षिणाव्रत घूमेंगे। ठीक है, या उनका संरचना गुण एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार की इलेक्ट्रॉन संरचना के बारे में कोई भी व्याख्या नहीं कर पाए थे। अगला बिंदु भी इसी तरीके से है कि यह क्या नहीं कर सका था, किसी परमाणु के स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, पहली चीज समझते हैं, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जब भी कोई परमाणु क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए ये नाभिक है, ठीक है, इस नाभिक के चारों तरफ ये क्या है, कक्षाएं हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊर्जा अवशोषित करेगा। अगर कहीं किसी बाह्य स्रोत से इसको ऊर्जा दी जाएगी तो ये क्या चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। और जब ये उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, ठीक है, वो तो अस्थायी ऊर्जा थी, वो तो इसके पास हमेशा से रहने से रही। तो ये जो अस्थायी ऊर्जा थी, जब इसका ह्रास होगा, जब ये खत्म हो जाएगी, तो पुनः वापस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वापस इसी कक्षा में आएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गति करता है तो क्या है कि कुछ इसको जब हम देखते हैं स्पेक्ट्रम मीटर उसकी सहायता से, तो क्या होता है कि ये देखने से पता चलता है कि यहाँ पे कुछ लाइंस बनती है। वो लाइंस क्या है, स्पेक्ट्रम है। तो इस स्पेक्ट्रम के बारे में रदरफोर्ड कोई भी जानकारी नहीं दे पाए थे। क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो क्या बनाता है, कुछ लाइंस बताता है। उन लाइंस को क्या कहते हैं, हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, और उन स्पेक्ट्रम्स के बारे में ये कोई जानकारी नहीं देता है। और क्या नहीं बताता कि भाई इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। तो ये कुल 3 कमियां थी रदरफोर्ड के मॉडल की। पहली ये कि ये
परमाणु जो है वो क्या होगा कि स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। कैसे व्याख्या नहीं कर पाया कि भाई इलेक्ट्रॉन जब लगातार घूमेगा तो उसकी ऊर्जा में ह्रास होगा, ऊर्जा की ह्रास होगा तो वो धीरे धीरे सर्पिलाकार पथ में घूमता हुआ नाभिक में आकर मिल जाएगा। तो ये तो हो गए परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं हो पाई। अगली चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन की संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाई, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं या इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और तीसरी चीज़ क्या है कि वो स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया कि स्पेक्ट्रम किस तरीके से होगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो क्या करता है वो ऊर्जा का ह्रास करता है, या मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा में कमी होती है या वृद्धि होती है तो वो क्या करता है, अपने से उच्च या निम्न ऊर्जा स्तर में निम्न कक्षा में जाता है। और निम्न कक्षा में जाता है तो क्या करता है, वो एक कुछ लाइंस बनाता है, उन लाइंस को क्या कहते हैं, हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस स्पेक्ट्रम के बारे में रदरफोर्ड कोई भी जानकारी नहीं दे पाए थे। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट। आज हमने 2 मॉडल पढ़े, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। पिछली क्लास में हमने जॉन डाल्टन का मॉडल पढ़ लिया था और उससे और कुछ 3 दार्शनिकों की थ्योरी पढ़ ली थी। ठीक है, चलिए अब आपको किसी चीज़ में इसमें परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा नील्स बोहर मॉडल। वो मॉडल आखिरी होगा। तो इस चैप्टर का जब वो नील्स बोहर मॉडल पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर का पहला हिस्सा जो परमाणु सिद्धांत है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो परमाणु का तत्वों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक, इसके बाद एक नील्स बोहर मॉडल, वहाँ तक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा परमाणु सिद्धांतों के बारे में। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तत्वों का वर्गीकरण। तो ये पहले हिस्से का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, नील्स बोहर मॉडल। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।